हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 5.1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी थी जो हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो मैं आपको उसका कारण बता दूंगा, ठीक है। कारण ये है, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, क्या कह रहे हैं कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, क्या पूछा है इन्होंने? एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो क्या ये बात सही है? तो हम कहेंगे ये बात सही नहीं है। इसके लिए मैं दिखा देता हूँ क्यों। देखिए, एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक। तो एक बिंदु से आपने एक रेखा खींच दी, फिर आपने एक रेखा खींच दी, फिर आपने इसे खींच दी, फिर आपने इसे खींच दिया, ठीक है। ऐसे खींची जा सकती है। कितनी खींच सकते हैं आप? अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। कारण यही होगा आपका। कारण में से बोलता चला जाऊंगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है। पहला ये आपका क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा कि एक ही रेखा खींची जा सकती है। हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये कारण हो जाएगा, ठीक है। पहला कंप्लीट। सेकंड देखते हैं। देखिए, सेकंड, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये भी बात गलत है, असत्य है। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करी हैं, ठीक है। ये दोबारा है, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। हम जरा चेक करते हैं असंख्य या एक ही हैं। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, और इन दोनों बिंदुओं से मैंने एक रेखा खींच दी। एक ही रेखा तो खींच सकते हैं आप, असंख्य कहाँ खींच सकते हैं? तो ये बात असत्य है कि नहीं है? सत्य है वाली, ठीक है। बस कारण ही दे सकते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि मान लीजिए एक शांत रेखा ऐसे है, तो इसको अपरिमित रूप से आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके आगे। इसी प्रकार इसको ऐसे करके आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये बात सत्य है। ये वाली बात सत्य है, थर्ड वाली बात, ठीक। फोर्थ पार्ट, ये बच्चों फोर्थ क्या कहता है? यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये बात भी सही है। अगर कोई दो वृत्त हैं वो बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं समझ पाए तो इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है मेरे पास, इसी के जैसा कोई एक और सिक्का 1 रुपये वाला, 1 रुपये वाला है। 1 रुपये वाला एक और सिक्का मैं ला के इस पर रख दूँ, पूरी तरह ये ढक लेगा। तो जाहिर सी बात दोनों वृत्त हैं ये, और दोनों वृत्त बराबर हैं, उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, ठीक है। तो ये बात भी सत्य है, ठीक है। ये वाली बात भी सत्य हो जाएगी। पाँचवीं कह रहे हैं कि आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। बिल्कुल होगा, ठीक है। कैसे? देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि ए बी बराबर, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि ए बी बराबर पी क्यू है और एक्स वाई बराबर पी क्यू है, या ऐसे समझ लीजिए पी क्यू बराबर एक्स वाई है। तो कहते हैं ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये बात तो सही है। जब एक साइड बराबर है इसकी तो ये साइड भी बराबर ही होगी, ठीक है। ए बी बराबर एक्स वाई, तो ये वाली बात भी इनकी सत्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें इससे कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ परिभाषित ही करना है, ठीक है। और इसके बारे में आप जानते तो ही हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें समझाने टाइप का कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ नोट करने के लिए ही है, ठीक है। तो क्या है, एक बार मैं पढ़ ले ही देता हूँ। समांतर रेखाएं, यानी दो सरल रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। मतलब दो समांतर रेखाएं से खींची, उस पर कोई कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक है।
सेकंड की परिभाषा होगी लंब रेखाएं क्या होती है। यदि दो समांतर रेखाएं में से यदि एक कोण 90 के कोण पर घूमती है तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक। थर्ड परिभाषा क्या है आपकी, तीसरी परिभाषा रेखाखंड के बारे में है। ठीक है, और क्या है, दो अंत बिंदुओं के साथ किसी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। एक रेखा ऐसे खींची, इसका अंत बिंदु ये, इसका अंत बिंदु ये। ठीक है, तो दो अंत बिंदुओं के साथ किसी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ठीक। चौथा, वृत्त की त्रिज्या क्या है। कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी बिंदु तक खींचे रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समझ नहीं पाया तो मैं ऐसे बता देता हूँ। ये रहा वृत्त, यहाँ से केंद्र से आपने ये परिधि कहलाती है, ये परिधि है। तो किसी बिंदु को ऐसे यहाँ तक कोई रेखा खींच दी आप, तो क्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या ही तो बोलते हैं। ठीक है। चौथा है वर्ग की परिभाषा दी है। वर्ग वह क्षेत्र है जो समान लंबाई के 4 रेखाखंडों से घिरा होता है। ठीक है, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, 3 और ये 4 वर्ग कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ये दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। समझते हैं इसको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक रेखाखंड है जो ए बी है, उसका कोई बिंदु सी है बीच में, तो ए सी बराबर बी सी है। मात्र कहीं सिद्ध करके दिखाओ। ए सी बराबर 1/2 ए बी होगा। ठीक है, करते हैं। हम कहेंगे बच्चों कि जो ए बी है, ये जो ए बी है, ए बी ये किससे मिलकर बना, कहेंगे आप ए सी से मिलकर बना है, प्लस किससे मिलकर बना है, बी सी से मिलकर बना है। ठीक। अच्छा, हमें सिद्ध में ए सी करना है और बी करना है, मतलब बी सी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए सी प्लस इस बी सी को, ध्यान से देखिए, इस बी सी को ए सी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। क्या हो गया, 2AC, मतलब ए बी बराबर 2AC। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था मैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 5 नंबर बच्चों। देखेंगे हम लोग प्रश्न 4 में, मतलब इसी प्रश्न को, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। मतलब अभी तक तो इन्होंने नहीं कहा था कि मध्य बिंदु है, लेकिन 5वें में इन्होंने एक्सेप्ट किया है। कह रहे हैं कि जो सी रेखाखंड है, सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। मतलब इसके 2 मध्य बिंदु नहीं होंगे। कोई रेखाखंड अगर है ऐसे, ठीक, तो उसका मध्य बिंदु कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ये चीज़ हमें दिखानी है। बस करते हैं इसको। तो मैंने एक रेखाखंड खींच लिया ए बी, इसका मध्य बिंदु मैंने सी दिखा दिया। तो क्या बोला मैंने, सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु हो तो हम क्या बोलेंगे, ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर होगा 1/2 ए बी। ये जो ए सी होगा किसका आधा होगा, ए बी का आधा होगा। इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे एक बिंदु हम डी मान लेते हैं। ठीक है, डी लिख दीजिए कि माना डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो हम ए डी बराबर क्या मानेंगे, ए डी बराबर 1/2 ए बी, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 में देखिए, एक साइड बराबर है 1/2 ए बी, 1/2 ए बी। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर एक साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगी, ए सी बराबर ए डी। ठीक है, क्या है, ए सी बराबर ए डी है, मतलब ए सी बराबर है ए डी। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों बिंदु क्या हों, ये जो बिंदु है ए सी बराबर ए डी, ये दोनों बराबर हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये दोनों बिंदु एक दूसरे के ऊपर हों। एक दूसरे के ऊपर हो मतलब दोनों समपाती हों, मतलब कि जैसे कि ये बिंदु खींचा तो इसी को दूसरा बिंदु भी ऐसे खींचा। ठीक है,
तभी ऐसा पॉसिबल है। मैं लिख दे रहा हूँ, यह तभी संभव है, ये तभी संभव है जब यह एक दूसरे के संपाती हों, एक दूसरे के संपाती हों। ठीक है, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही हों। ठीक, अब संपाती होंगे जब, तो इसका मतलब कि संपाती हैं एक दूसरे के ऊपर ही, कुछ अलग अलग बिंदु नहीं, एक ही बिंदु है। ठीक है, अलग अलग नहीं, क्या है, एक ही बिंदु है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी रेखाखंड का जो बिंदु है डी और सी अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही बिंदु है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ए बी जो रेखाखंड इसका मध्य बिंदु कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। इसी को सिर्फ लिख देना हमें। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने इसको लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 दिया है आकृति 5.10, इसको देखना है। में ए सी बराबर बी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक है, करते हैं इसको भी। ठीक है बच्चों, 5वां नंबर है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं कि ए सी बराबर अगर बी डी होगा तो हमें ये करके दिखाना है कि ए बी जो होगा सी डी के बराबर होगा। ए बी जो होगा सी डी के बराबर होगा। एक बात बताएं, ये जो ए सी है बी डी सी को लेते हैं हम, ये जो ए सी किससे मिलकर बना है, ए सी बराबर बी डी। ए सी बराबर जो होगा आपका ए सी किससे मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी से। ए बी प्लस बी सी से बराबर बी डी। बी डी किससे मिलकर बना है, बी सी प्लस सी डी से। बी सी प्लस सी डी से मिलकर बना है। ठीक, अच्छा ये बी सी इधर लेकर आइए, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी बराबर सी डी। बी सी से बी सी खत्म, ए बी बराबर सी डी, यही तो दिखाना था मैं। ठीक है, प्रूफ हो गया। 7 नंबर करेंगे। 7 नंबर है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ है कि अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य है, क्यों माना जाता है। ठीक है, तो ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, पूर्ण का मतलब होल अपने भाग से बड़ा होता है, ये बात तो सत्य है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की कोई रेखा है। ठीक है, इसके टुकड़े कर दीजिए, 1 2, कोई भी टुकड़ा कर दीजिए। ये टुकड़ा जो होगा, ये टुकड़ा ये हमेशा छोटा होगा पूरे बड़े टुकड़े से। ठीक है, बड़ा टुकड़ा पूरी रेखा कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 3 ये 4, 3 3 6 4 10, ये जितने भी टुकड़े हैं सारे टुकड़े जो हैं सिंगल टुकड़े से कंपैरिजन करिए तो ये हमेशा छोटा हो किससे, इस बड़े से। पूर्ण, इसको पूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण जो होगा अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा, ये बात सही है। ठीक, तो इस प्रकार ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई हमारी। कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोई जानकारी जो ना समझ में आई होगी कमेंट करेगा, स्पष्टता दोबारा से समझाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।